तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हमने अब तक 2 पार्ट कवर कर दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन लिया था, तो इसीलिए ये मान के चलिए कि इस सीरीज़ का ये दूसरा पार्ट है। ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप कौन हो। ठीक है। हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, बट क्यों कर रहे हैं, हमें पता है कि अच्छा हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। मतलब हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं किसी कंपनी का। क्यों? क्योंकि हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है। क्यों? ताकि हमें क्या हो सके, ताकि हमें प्रॉफिट हो सके। ठीक है। ये दो चीज़ हमको समझ में आ गई। बट हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए जब हम कंपनी का एक एनालिसिस कर रहे होंगे। ठीक है। क्या हम एक स्पेकुलेटर हैं, क्या हम एक ट्रेडर हैं, या फिर हम एक इन्वेस्टर हैं। देखिए, स्पेकुलेटर का मतलब क्या होता है, स्पेकुलेटर कौन सा होता है। हमें पता है कि हमें एक कंपनी है, ठीक है, मान लेते हैं रिलायंस। रिलायंस कंपनी में हमको पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है। ठीक है। तो एक इंसान है जो बस ये देख रहा है कि हाँ, ये कंपनी का बहुत ज़्यादा नाम है मार्केट में, इस कंपनी का बहुत ज़्यादा नाम है मार्केट में, और ये कई सालों से इसका जो शेयर है काफ़ी ऊपर जा रहा है। ठीक है। समझ में आ गया। और इसको और कुछ नहीं पता, मतलब इस कंपनी का जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो कुछ नहीं पता। ठीक है। बस इतना पता है कि हाँ, रिलायंस कंपनी का नाम है मार्केट में, लोग उसको जानते हैं, उसका शेयर बहुत ऊपर जा रहा है आजकल। ठीक है। तो इस टाइप के इंसान को हम बोलते हैं स्पेकुलेटर। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको? स्पेकुलेटर। अब दूसरा होता है ट्रेडर। ट्रेडर क्या होता है? ट्रेडर वो होता है जो कि कंपनी के, ठीक है, ये जो कंपनी है रिलायंस, इसके प्रीवियस परफॉर्मेंस को लेकर डिसीजन ले रहा है। प्रीवियस जो भी इसकी परफॉर्मेंस है, यानी कि अच्छा कंपनी अब तक अच्छा करते हुए आई है, कब उसने अच्छा नहीं किया है। ठीक है। मतलब कब ऊपर गई है, कब नीचे गई है, ये सारी वो चीज़ें वो देख रहा है। ठीक है। मतलब इसकी जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसके बेसिस पे वो डिसीजन ले रहा है। जैसे कि आपके रिलेटिव्स। ठीक है। वो होता है ना कि वो लोग कहते हैं कि यार तू उस टाइम तो तू कुछ नहीं कर पाया, तो अब भी तू कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। और कुछ होते हैं कि वो बोलते हैं ना कि यार वो लड़का बहुत अच्छा है, उसने तो बहुत कुछ कर लिया, तो आगे भी बहुत कुछ कर जाएगा। बट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे 100% नहीं है। ठीक है। समझ में आ गया। तो ट्रेडर क्या कौन होता है? जो कि प्रीवियस परफॉर्मेंस के ऊपर वो डिसीजन वो लेता है। बट अगर हम बात करें इन्वेस्टर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टर की, ठीक है, तो इन्वेस्टर कौन होता है? तो इन्वेस्टर वो पर्सन होगा जो कि कंपनी को चेक करेगा। मतलब कंपनी का क्या बिहेवियर है, उसका नेचर बिजनेस क्या है, उसकी इंडस्ट्री कौन सी है, वो उसने परफॉर्म कैसा करा है अब तक, उसका मैनेजमेंट कैसा है। मतलब कुल मिला के जो भी वो रिसर्च करेगा वो दो दो एरिया में करेगा। पहला तो कंपनी की जो क्वालिटी है वो देखेगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस करेगा, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ठीक है। और अच्छा देख, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती लेकिन मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। ठीक है। तो और तो उस बेसिस पे आप उन पे आप दाव खेल सकते हो, मतलब उस बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बैलेंस शीट या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बहुत आपको अच्छी फिगर दिखा रही है। अब बैलेंस शीट क्या होती है वो मैंने आपको अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दिया था हमने लास्ट वीडियो में, कि इससे कंपनी का असेट लायबिलिटी पता चलती है, और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि कंपनी का खर्चा कितना हुआ है और उनको प्रॉफिट कितना हुआ है। ठीक है। प्रॉफिट या फिर लॉस कितना हुआ है। ठीक है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट, वो तो बहुत अच्छी फिगर दिखा रही है। बट जब हम मैनेजमेंट की तरफ नज़र मार रहे हैं तो मैनेजमेंट हमको कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। मतलब यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कंपनी ना एक तरीके का इंसान है। हो सकता है उसने पास में बहुत सारी गलतियाँ करी हो, ठीक है, बट अब वो सुधरने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है वो पहले भी अच्छा था और अब भी वो बहुत अच्छा है। ठीक है। और आगे भी जो भी डिसीजन लेगा वो बहुत अच्छा लेगा। तो यहाँ पर हम समझ लीजिए कि हम एक इंसान को हम जज कर रहे हैं। ठीक है। बट यहाँ पर हमारे पास फैक्ट भी होंगे। हाँ, क्वालिटेटिव एनालिसिस में फैक्ट को वेरीफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मैनेजमेंट है, अब मैनेजमेंट के बारे में लोगों ने काफ़ी अच्छी बातें कह रखी हैं, बट हमारे फ़र्ज़ बनता है कि हम कंपनी के एम्प्लॉयज़, ठीक है, उनसे मिलें, उनसे बात करके देखें कि
कंपनी क्या एक्चुअल में अच्छी है, क्या उनका रिव्यू क्या है एक्चुअल में, है ना। तो ये होता है इन्वेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अब 3 लोगों को हमने देखा। एक है जो कि है स्पेकुलेटर, एक है जो कि है ट्रेडर, और एक है जो कि है इन्वेस्टर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये तो भाई अब जैसे ही स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा बाय करेगा, सेल करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये तो पास्ट पे फोकस करेगा, मतलब पास्ट पे कैसा हुआ है उस हिसाब से वो डिसीजन लेके आगे। बट इन्वेस्टर क्या होगा, उसने पूरा जज कर रखा है कि हाँ भाई इस बंदे को ना, मतलब इस कंपनी को इतना टाइम तो लग जाएगा यार ग्रो करने में। होता है ना, जैसे कि आपने एक बच्चा है जो कमज़ोर है, तो उसको सिखाने में तो टाइम लगेगा ना, ठीक है, उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा ना। तो उसको पता है कि ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और और वो चेक भी करता रहेगा कि अच्छा अब उसने मेहनत करना बंद कर दिया, ठीक है, अब मुझे उस पर फोकस नहीं करना, मुझे वहाँ से निकलना है। मतलब आपने कंपनी फोकस करा, देखा कि अच्छा परफॉर्म अच्छा कर रही है, अच्छा कर रही है, अब जब आपको लगे कि हाँ कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती है, तो आपको वहाँ से अपना पैसा निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन है, हम यहाँ पर हैं इन्वेस्टर, ठीक है, जो कि एक कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी वो इकट्ठा करने वाला है दो नज़रिए से, एक क्वालिटेटिव एक है क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो यानी कि हमें समझ में आ गया कि अगर हम एक इन्वेस्टर हैं, ठीक है, तो हमें फंडामेंटल एनालिसिस में हम दो चीज़ समझने वाले हैं, ठीक है। एक तो है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। मतलब क्वांटिटी में क्या होगा, क्वांटिटेटिव में कंपनी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो चीज़ें इंक्लूड होती हैं, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है, फिर लॉस हुआ है, या फिर उनका कितना खर्चा है। दूसरा कि कंपनी के पास कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी है, वो पता चलता है बैलेंस शीट से। फिर एक और तीसरी चीज़ भी होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि कंपनी के अंदर कहाँ से पैसा आया, मतलब कितना कैश आया और कितना कैश कहाँ पे गया, ठीक है। और क्वालिटेटिव में हम कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, प्रमोटर्स होते हैं, उनके बारे में हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की, यानी कि अगर मैं एक क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किन किन चीज़ों पे मैं फोकस करूँगा, ठीक है। पहले तो मैनेजमेंट का बैकग्राउंड क्या है, यानी मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है। बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स के मतलब, इसका मतलब क्या है कि एक इंसान, जैसे मान लीजिए कि एक इंसान बेईमान है, ठीक है, मतलब उसका थॉट प्रोसेस भी वैसे होगा। एक इंसान है जो ईमानदार है, तो उसका जो थॉट प्रोसेस होगा वो भी वैसे होगा। तो यहाँ पर उसी चीज़ की बात हो रही है, बिजनेस एथिक्स की, ठीक है, कि वो अपना बिजनेस किस तरीके से कर रहे हैं। एक होता है ना कि एक दुकानदार तो ये सोचता है चल यार कस्टमर आएगा तो उसको चूना लगाना है, ठीक है। एक होता है कि नहीं, वो कस्टमर के बारे में सोचता है, वो कस्टमर को अच्छी चीज़ें वो सेल करता है, ठीक है। तो ये होती है बिजनेस एथिक्स, ठीक है। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब कि कंपनी क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है जो इनके ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ है माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। अब कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं, यानी ऑनर जो होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है कि जिनके पास कंपनी का काफ़ी बड़ा पोर्शन है, मतलब पूरी कंपनी है, कंपनी का काफ़ी बड़ा पोर्शन उनके पास है, ठीक है। और एक है जो छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, ठीक है, जिनके पास 200 300 हज़ार 2000 शेयर हैं बस, ठीक है। तो कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो उनके साथ कैसा बिहेव करता है, ठीक है, ये भी देखना में ज़रूरी है। फिर शेयर ट्रांजेक्शन, शेयर ट्रांजेक्शन का मतलब कि अब कंपनी के प्रमोटर्स जो हैं, अब वो उनके पास शेयर हैं, ठीक है, यानी देखिए उनके पास ज़्यादा पोर्शन है इसलिए तो उनका कंट्रोल है कंपनी पे। तो उनके पास जो शेयर हैं, ठीक है, क्या वो उन्होंने प्लेस पे रख रखे। प्लेस का मतलब क्या है कि कंपनी, हो सकता है कंपनी के प्रमोटर्स ने अपने जो भी उनके पास होल्डिंग्स हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि एक प्रमोटर है, उसके पास कंपनी का 40% हिस्सा है। अब मान लीजिए उसने 40% हिस्सा अपना गिरवी रख के लोन ले रखा है, ठीक है, गिरवी रख के लोन ले रखा है, ठीक है। तो चांसेस यहाँ पे क्या है, चांसेस ये है कि हाँ भाई उसे, वो हो सकता है कि उसे अपने बिजनेस में इंटरेस्ट ना हो, उसने गिरवी रखा और लेके निकल गया, है ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब प्लेज वो रख सकता है लेकिन इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं। तो ये हमको देखना ज़रूरी है। प्लस
रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, वो किन किन पार्टी से वो ट्रांजेक्शन कर रही है, ठीक है, और किस तरीके की ट्रांजेक्शन है। अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिस पे आपको लगता है कि हाँ कि यार इसकी वजह से कंपनी के ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, तो वो एक रेड सिग्नल है। और इसके साथ साथ जो प्रमोटर्स की जो और इसके साथ साथ प्रमोटर्स की जो सैलरी है हमें वो भी देखना ज़रूरी है कि उनकी जो सैलरी है वो कितनी है, ठीक है। अब सैलरी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी के ऊपर, वो आपको पता चलेगा बाद में, ठीक है। तो प्रमोटर्स की जो सैलरी है हमें वो भी देखना ज़रूरी है, ठीक है, कि उनकी जो सैलरी है वो कितनी है। अब नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटर एक्टिविटी इन स्टॉक्स। अब ऑपरेटर कौन होते हैं, देखिए, अगर आपने स्कैम 1982 देख रखी होगी तो वहाँ पर दो ऑपरेटर थे, ठीक है। एक तो था ब्लैक कोबरा और दूसरा था हर्षद मेहता। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग कंपनीज, अब जो हर्षद मेहता था वो क्या करता था, वो कंपनीज के शेयर वो पंप करता था, ठीक है, मतलब और उनको उनके प्राइजेस को वो और बढ़ाता था। लेकिन दूसरी तरफ जो कोबरा था, ठीक है, यानी कि जो दूसरी गैंग थी वो क्या करती थी, वो मार्केट को गिराने की कोशिश करती थी। तो यहाँ पर जो ऑपरेटर हैं ये वही हैं, ठीक है। तो ऑपरेटर कौन होते हैं, जो कि शेयर को कंट्रोल कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मतलब उनके प्राइजेस ऊपर या फिर नीचे लाने की वो लोग कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेटर के साथ वो इन्वॉल्व हो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है वो इनलीगल है। प्लस जो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, हमें उनके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कंपनी के शेयर होल्डर एक्चुअल में कौन कौन है, ठीक है। और क्या कंपनी का जो रिलेशनशिप है किसी जो पॉलिटिशियंस है क्या उनके साथ तो नहीं है, क्या कंपनी को कोई भी काम करवाने के लिए जो पॉलिटिकल सपोर्ट है क्या वो चाहिए, ठीक है। तो ये हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर ये ज़रूरी है तो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, क्योंकि इनकेस अगर उनको अगर वो लीगल तौर पे काम नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर मान लीजिए अगर वो पर्सन नहीं रहा तो फिर वो कैसे काम करवा पाएंगे। फिर जो प्रमोटर्स हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा है हमें वो भी देखना ज़रूरी है। बट अब इसका जो कंपनी है उसके ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी के जो प्रमोटर्स होते हैं वो कंपनी का पैसा यूज़ करके ही अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना ज़रूरी है। तो अगर इनमें से किसी एक में भी अगर आपको ज़रा सा भी डाउट मिलता है तो वहाँ पर बस समझ लीजिए कि वो एक रेड सिग्नल है, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एस्पेक्ट है वो है क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। जब हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट की हम रिसर्च कर रहे होंगे तो वो किन किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। तो पहला तो ये है कि कंपनी की जो प्रॉफिट है वो कितना है और क्या उसमें ग्रोथ हो रही है फिर नहीं हो रही है। प्लस अब यहाँ पे हमें देखना है कि वो जो परसेंटेज वाइज है उसमें भी कितनी ग्रोथ हो रही है। सपोज डेट अगर कंपनी की ग्रोथ, अब कई बार ऐसा होता है कि देखिए जब हम कंपनी की बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं तो उनमें जो अमाउंट होता है ना वो लैक्स में होते हैं, ठीक है, लैक्स में, करोड़ में। तो वो फिगर हमको काफ़ी बड़ी लगती है, ठीक है। बट जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज वाइज, तब हमको रियलिटी पता चलती है कि कंपनी कितने परसेंट से वो ग्रोथ कर रही है। तो यहाँ पे हमें मार्जिन हमको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस कंपनी की जो अर्निंग्स है वो कितनी है। अब देखिए प्रॉफिट और अर्निंग्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कैसे हो सकता है कंपनी ने 1 लाख रुपये कमाया हो, बट हो सकता है कंपनी की अर्निंग उतनी ना हो, क्योंकि कैश में वो कितना कन्वर्ट हुआ है वो हमको पता नहीं है, ठीक है। और कंपनी के एक्सपेंसेस कितने हैं और कहाँ कहाँ पर कंपनी अपना खर्चा कर रही है। प्लस ऑपरेटिंग एफिशिएंसी कितनी है, मतलब अपने जो मेन बिजनेस है, ठीक है, जो उनका मेन काम है, ठीक है, उसमें कितनी एफिशिएंसी है। सपोज दैट जैसे अगर हम बात करें रिलायंस जियो की, ठीक है, तो जो उसकी मेन एक्टिविटी है, ठीक है, जो उसका मेन बिजनेस है क्या है कि अ, वो अलग अलग प्लान प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर्स को, ठीक है, जैसे डाटा प्लान हो गया, ठीक है। तो उससे उससे वो लोग कितनी अर्निंग कर पा रहे हैं। तो ये कंपनी की क्या है, ये कंपनी की एक ऑपरेशन है, ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक। तो उससे वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, कितनी सेल कर पा रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, हमें वो देखना ज़रूरी है। और कंपनी की जो प्राइसिंग पावर है वो कितनी अच्छी है। सपोज दैट, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अब उनका जो कॉम्पिटिटर है वो बेच रहा है 10 रुपये की चीज़, ठीक है, बट ये कितने की बेच रहे हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं एप्पल का, ठीक है, एप्पल का जो प्राइस जितना जितना मर्जी रहे, ठीक है, उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, लेकिन जहाँ पे बात करते हैं हम दूसरी चीज़ों के बारे में, जैसे अगर हम एप्पल का मोबाइल लें या फिर बाकी कंपनीज़ का अगर हम मोबाइल लें, ठीक है, तो एप्पल एक जगह है और बाकी कंपनीज़ में क्या है, वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ना। तो कंपनी की जो
प्राइसिंग पावर है वो कितनी अच्छी है, हमें वो भी देखना ज़रूरी है। प्लस टैक्सेस, जिस इंडस्ट्री में कंपनी है उस इंडस्ट्री में कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, हमें ये भी देखना ज़रूरी है। और क्या कंपनी डिविडेंड्स दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को या फिर नहीं। तो डिविडेंड का मतलब क्या है कि देखिए, अब कंपनी को प्रॉफिट होता है, मान लेते हैं कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये अब कंपनी के ऊपर है कि इस प्रॉफिट में से वो कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स के साथ वो बांट रही है फिर नहीं बांट रही है। अब कुछ लोग तो ये कहेंगे यार बांटना चाहिए, आप आखिरकार हम लोग ओनर है कंपनी के, ठीक है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का तो वो जो प्रॉफिट का हिस्सा है वो आपके साथ बांटे, क्योंकि बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि कंपनी को एक्सपेंड करना हो, उसके लिए पैसा चाहिए हो, कंपनी को एसेट्स बाय करने हो, उसके लिए पैसा चाहिए हो, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड प्रॉफिट का एक पार्ट होता है जो कंपनी के ऊपर है, वो चाहे वो शेयर होल्डर्स में वो पार्ट वो दे चाहे वो ना दे, ठीक है। फिर कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, कंपनी का कैश फ्लो कैसा है वेरियस एक्टिविटीज़ से। मेनली बिजनेस में 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब कंपनी का मेन जो काम है वो, जैसे एग्जांपल लिया था हमने रिलायंस का, और जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं मारुति सुजुकी, ठीक है। वो क्या बेचती है, वो कार बेचती है, ठीक है। तो कार बेच के वो कितना अपना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, मतलब वहाँ से कितना पैसा आ रहा है। अब हो सकता है मारुति सुजुकी ने कुछ असेट्स खरीदी हों, मतलब कुछ मशीनरी, बिल्डिंग्स वगैरह, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने कितना पैसा लगाया। फिर तीसरी चीज़ हो सकता है उन्होंने लोन लिया हो, ठीक है। तो वहाँ से कितना पैसा आया, कितना पैसा वहाँ पे जाएगा, मतलब अब 1 लाख का लोन लिया तो अब इंटरेस्ट भी तो जाएगा, ब्याज भी तो जाएगा ना। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी है। मतलब 3 मेन एक्टिविटी होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग में मेन जो बिजनेस है उसके थ्रू कितना कैश आया कितना गया, प्योरली कैश। और इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट में हम ये चेक करते हैं कि कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया, और हो सकता है कि अब वहाँ से इनकम भी हुई हो, ठीक है। तो कितना पैसा आया। सेम एज फाइनेंसिंग में है, फाइनेंसिंग में कंपनी ने कितना उधार लिया और उस पर कितना वो पेमेंट करेगी, ठीक है। फिर हमें क्या चेक करना है, कंपनी का डेट कितना है, मतलब कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। जब बात आती है लॉन्ग टर्म की तो हम कंसिडर करते हैं मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। अभी अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि किसी कंपनी का प्रॉफिट कितना है, ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोग तो जल्दी बोले कि हाँ कि उनका प्रॉफिट मतलब 1,000 करोड़ है। बट अगर मैं पूछूं कि 1,000 करोड़ ये कितने टाइम का, मतलब 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, ठीक है। तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, अच्छा कि चल ये जो प्रॉफिट है ये 1 साल का है। तो अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड शुरू हो सकता है 1 अप्रैल से या फिर 1 जनवरी से। अगर 1 अप्रैल से शुरू हुआ है तो वो ख़त्म होगा 31 मार्च, और अगर 1 जनवरी से शुरू हुआ है तो वो ख़त्म होगा 31 दिसंबर, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में, ठीक, अब मान लेते हैं कि कंपनी ने लोन लिया, मान लेते हैं कंपनी ने दिसंबर में लोन लिया। अब कंपनी को वो 2 साल के अंदर पे करना है, तो यानी कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में पे करना है ना, क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है, तो यानी 12 महीने से ज़्यादा में उनको पे करना है। तो उस लोन को बोलेंगे लॉन्ग टर्म लोन या फिर लॉन्ग टर्म डेट। और मान लेते हैं कि उसको 12 महीने के अंदर पे करना है तो उसे बोलेंगे शॉर्ट टर्म डेट, ठीक है। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर बारी आती है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब इसका मतलब क्या है, देखिए वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब कि कितनी कैपिटल ज़रूरी है बिज़नेस को रन करने के लिए। मान लीजिए कि अगर आप सब्ज़ी बेचते हैं, ठीक है, तो एक सब्जी वाला क्या करता है, वो डेली 5,000 या फिर 10,000 की, मान लेते हैं सपोज, मान लीजिए कि वो 5,000 की वो सब्ज़ी खरीदता है और बेचता है, जो प्रॉफिट होता है वो अपनी जेब में रखता है। यानी मिनिमम उसको 5,000 तो चाहिए अपना बिजनेस रन करने के लिए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल सकते हैं कि वो वर्किंग कैपिटल है। तो क्या कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज कर पा रही है या फिर वो नहीं मैनेज कर पा रही है, ठीक है। अगर वो नहीं मैनेज कर पा रही है तो सिंपल सी बात है, उसको लोन लेना पड़ेगा अपने बिजनेस को रन करने के लिए। फिर कंपनी की असेट्स में कितनी ग्रोथ हो रही है, मतलब उनके पास मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ठीक है। एक एक करके इनके बारे में हम जानेंगे जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे तब, ठीक है।
फिर बारी आती है इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या है कि कंपनी ने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है, अलग अलग असेट्स में। हो सकता है कि उन्होंने इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहा हो सकता है बिल्डिंग में, हो सकता है मशीनरी वगैरह में। उसके बाद हम चेक करने वाले हैं फाइनेंशियल रेशियोज़, मतलब फाइनेंशियल रेशियोज़ की मदद से हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे। ठीक है, रेशियोज़ हमारी हेल्प करती हैं कंपनी की वेरियस एक्टिविटीज़ के बारे में जानने में, ठीक है, वो भी एफिशिएंट तरीके से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ सिर्फ इतनी चीज़ें चेक करनी है? नहीं, वो डिपेंड करता है सेक्टर टू सेक्टर पे। ठीक है, सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी कंपनी में ज़्यादा रिसर्च होती है, किसी में कम होती है, और उनका नेचर बिजनेस के ऊपर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन जो चीज़ें हैं बस मैंने वो लिखी हैं। ठीक है।